जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेट चल रहा था उसमें आप लोगों को 9 तक कंप्लीट कर दिया गया है। और 9 तक यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को सेट नंबर 10 देखने को मिलेगा। और देखिए परीक्षा तिथि जो यहाँ पे है आपको दिया हुआ 24 सितंबर, यही तिथि को मान करके आप लोग को तैयारी करना है। और आप लोग के पास अब कम समय है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और यहाँ पे लक्ष्य आप लोग को बना लेना है कि वर्दी लेकर रहेंगे, लक्ष्य वर्दी लेकर रहेंगे 100% तो लेकर रहेंगे, यह निश्चय कर लेना है। और यहाँ पे 21,391 पद में आपको ना सीट बना लेना है, अपना एक सीट इसमें कायम कर लेना है। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो यहाँ ऑप्शन आपको देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ईगा स्वितेक हो जाएगा, ईगा स्वितेक। देखिए यह 2020 में है, तो 2023 में हम लोग देख लेते हैं कि 2023 में कौन जीते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष का, तो पुरुष का एकल जो स्पर्धा था उसमें आपको नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का रहने वाले हैं, और महिला में ईगा स्वितेक पोलैंड का ये रहने वाली है, जो यह जीती है ईगा स्वितेक। यह फ्रेंच ओपन 2023 में जीते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं और देख लीजिए उप विजेता अगर पूछा जाए तो यहाँ देखिए महिला में करोलिना, यहाँ पे मुबोचा, यहाँ मुचोवा हो जाएंगे जो कि चेक गणराज्य की हैं। और पुरुष में जो है उप विजेता यहाँ पे कैस्पर रूड हो जाएंगे, नॉर्वे का है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में हुआ था, उसमें पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ही जीते थे जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और महिला में एरिना शबलेंका जीते थे जो बेलारूस के हैं। और यहाँ पे उप विजेता में देख लीजिए पुरुष में कि स्टेफोनोस हो जाएंगे सितसिपास ग्रीस का है, और महिला में एलेना राइबकीना हो जाएंगे जो कजाकिस्तान के हैं। यहाँ पे देख लेते हैं विंबलडन, देख लीजिए विंबलडन जो है 2023 में हुआ था, इसमें पुरुष में कार्लोस अल्कराज जीते थे जो स्पेन का है, और महिला में यहाँ पे मोर्कटा बोबेंद्र शोवा है जो कि चेक गणराज्य की हैं। और यहाँ पे देख लीजिए अमेरिकी जो हुआ था यूएसए ओपन जो हुआ था 2022 में, इसमें देखिए कि पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन का, और महिला यह ईगा स्वितेक पोलैंड वाली जीती थी। देख लीजिए नोट यहाँ लिखा है कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है और फ्रेंच होता है विंबलडन, और यूएस ओपन जो इसी क्रम में खेले जाते हैं, जिस क्रम यहाँ दिया हुआ है इसी क्रम में यहाँ खेला जाता है, और जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं, और ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएसए ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच जो है मिट्टी पर खेले जाते हैं, और विंबलडन जो है घास के मैदान पर खेले जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो यहाँ सूर्य सेन हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना सूर्य सेन ने तैयार की थी। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी की रात में चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। चटगांव बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, और बंगाल में सूर्य सेन जो गांधी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, ने 1928 में अपने दल का नाम इंडियन रिपब्लिक आर्मी रखा था। और 16 फरवरी 1933 को गोइराला गांव के जमींदार साथी थे नेत्रसेन के घर से थानेदार माखनलाल दीक्षित ने सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया। अंततः 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। यहाँ देख लीजिए कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा जबलपुर, हो जाएगा जबलपुर में हो जाएगा। यह संस्थान की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा केंद्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है, और सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय वन्यजीव
यहाँ पे अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर देखिए कि जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज किस समिति से संबंधित है। तो किस समिति से संबंधित है, तो यह देखिए दिलीप सिंह यहाँ पे भूरिया समिति से संबंधित है। देखिए केंद्र सरकार द्वारा जून 1994 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। 5 नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है तो क्या है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सौभाग्य हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम सौभाग्य है और इस योजना की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। और यहाँ देख लीजिए योजना और शुरुआत कब को हुआ था। देखिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की सौभाग्य जो हुआ था यह आपको 25 सितंबर 2017 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको 22 जनवरी 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 में। और यहाँ सेतु भारतम योजना जो चला था परियोजना यह आपको 4 मार्च 16 में। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना यह आपको 24 फरवरी 19 में। और यहाँ प्रधानमंत्री मानधन योजना जो था 12 सितंबर 19 में। और यहाँ पे देख लीजिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो 25 मार्च 2019 में। स्वामित्व योजना जो था 14 अप्रैल 2020 में। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो आपको 1 जून 2020 में। और पीएम युवा योजना जो चला था आपको 29 मई 2021 को। यहाँ देख लेते हैं कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान चला था 8 जून 2021 को। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो था आपको 27 दिसंबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना यह चला था 21 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना आपको 14 जून 2022 को। आरोग्य मित्र 13 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला था आपको, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला था आपको 11 जनवरी 2023 को। 6 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है। तो आपको देखिए आतंकवाद जो है ना वैश्विक समस्या है। यह आतंकवाद हिंसात्मक गतिविधि होती है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति आतंक शब्द से हुई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर देखिए कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और यह मनोज सिन्हा है और अभी भी वर्तमान में यही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किन नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको झेलम नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सिकंदर और सिकंदर को पंजाब झेलम तथा चिनाब मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे हाइडे स्पीच या हेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई और भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में बलख बैक्ट्रिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दारा पार कर भारत आया था। यहाँ पर देख लीजिए कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस था और यहाँ देखिए अनेसिक्रिटस था और तथा यहाँ पे अरिस्टोब्यूलस ने विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। और सिकंदर ने निकैया एवं बौकेफला नामक शहर बसाया था। और सिकंदर के गुरु अरस्तु ने घोड़ा का नाम बयूकेफला था। देखिए अरस्तु गुरु थे सिकंदर के, घोड़ा का नाम बयूकेफला था। 9 नंबर देखिए बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। तो सबसे पूर्व में देखिए किशनगंज है सबसे पूर्व में। और यहाँ पे देखिए बीपीएससी में भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है 56वां और 59वीं में।
तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिम जिला है, पश्चिम चंपारण बिहार की सबसे उत्तरी जिला है, और गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला हो गया, और बिहार में कुल 38 जिले हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं 10 का। देखिए कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, तो ये आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में इसका संरक्षण होता है। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए इसमें कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। आगे देख लीजिए 11 नंबर। देखिए कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है, तो अमीर राज्य हो जाएगा आपको झारखंड। झारखंड कोयला भंडार के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है, रूढ़ कहा जाता है। और कोयला उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ है, विश्व में चीन सबसे आगे है। और कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कोयला 4 प्रकार के हैं, देख लीजिए। पीट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, एंथ्रासाइट होता है, और बिटुमिन्स होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 12 को। देखिए बिहार के ज़िले में नागी बांध स्थित है, तो नागी कहाँ हो जाएगा आपको, नागी नाकटी जो हो जाएगा ना, ये आपको जमुई में है, और यहीं पे कलरवा महोत्सव हुआ था आपको। और यहाँ देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 15-17 जनवरी 2021 के बीच बिहार के जमुई जिले में नागिन नकटी पक्षी अभयारण्य में बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ था। और बिहार के अन्य पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो गया में है। कांवर झील हो जाएगा आपको बेगूसराय। कुशेश्वर दरभंगा में हो जाएगा। भारतीय पक्षी विज्ञान और यहाँ पे प्रकृतिवादी सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पश्चिम उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, और देश में सबसे बड़ा रबर डैम गया में आपको बना है, बिहार में बनाया गया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है आपको उद्देशिका को कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, और N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 14 नंबर देख लीजिए। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो कौन हो जाएगा। यहाँ देखिए कि महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। देखिए महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था, और महिला सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ आपको 1998 को किया गया। और इस उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तक आसान और समान पहुँच सुनिश्चित करना है। और जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 1989 में किया गया था, और राष्ट्रीय महिला कोष को जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है वर्ष 1993 में शुरुआत की गई थी। आगे यहाँ पे 15 नंबर देखते हैं। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, तो कौन हो जाएगा। यहाँ देखा डी हो जाएगा इसका ऑप्शन कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप कि इस अधिनियम का कार्यान्वयन 2 स्तरों पर किया जाता है, केंद्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं विशेष विवाह। देखिए विशेष विवाह अधिनियम जो 1872 था, इस अधिनियम के तहत किसी भी विषम परिस्थितियों में शादी या विवाह करने की इजाज़त देता है। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 था, इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 का है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा इसका जाएगा कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। और यह ऐप पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। और
ईडार पोर्टल सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करना है। और यहाँ आब प्रहरी ऐप है, आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्याओं को निपटना है। और ई अमृत ऐप निधि योजना द्वारा जारी किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। और सारथी मोबाइल ऐप से भी द्वारा जारी किया गया था और इसका उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 17 को देखिए कि निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे देखिए आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर और बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। और टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ दीपा मलिक हो जाएंगे। और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हो जाएंगे। और वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर आपको अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। और चुनाव आयोग का नेशनल आइकन आपको पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। और खादी प्रकृति पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नीति गडकरी हो जाएंगे। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी हो जाएंगे। और यहाँ देखिए UNA गुडविल एम्बेसडर जो होगा यहाँ पे नातालिया बोडियानोवा रूस के। चलिए यहाँ के देख लीजिए 18 का कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो ये आपको कहाँ किया गया था, तो यहाँ देखिए मुंगेर में किया था मीर कासिम। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है। तो आपको कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए यहाँ पे कि सिप्पी चौपान गद्दी आदि जनजाति जम्मू कश्मीर के निवास करती है। और उत्तर प्रदेश में जौनसारी हो जाएगा, थारू गोंडा और शहरिया खरवार बुक्सा पतरी आदि ये सब। गुजरात में भील हो जाएगा, राजस्थान में मीना भील और कोकना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति, इस बात को याद रखिएगा कि भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है। और यह मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। और गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर की वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। तो आपको 20 का आंसर हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा कि सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है वन स्टॉप सेंटर योजना। आगे देख लीजिए यहाँ पे 21 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये आपको 61 हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। यहाँ देखिए 22 का देखिए प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का मध्य होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा, यहाँ आपको 6 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पर इसको बनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर का आंसर यहाँ आपको बी हो जाएगा। यहाँ इसको आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर भी उसी का है। देखिए 24 को देख लेते हैं। 24 का आंसर देखिए आप लोग कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा। तो दक्षिण क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है और इसी अनुसार आप लोग बनाइएगा। तो दक्षिण आपको उत्तर पूर्व बन जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 25 को देखिए कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती है। तो कितनी बार, देखिए 22 बार मिलती है। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ 26 को देख लीजिए। 26 का दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो इसमें कौन हो जाएगा, देखिए -3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है, देख लीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर उसी का सॉल्यूशन है। चलिए 27 को देख लीजिए। 27 का आप लोग पढ़ लीजिए और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए आप लोग। 27 का आंसर 60 मीटर हो जाएगा। चलिए 28 को देख लीजिए। 28 का भी आप लोग
इसको रीजनिंग है तो रीजनिंग आप लोग इसको देख करके आप लोग समझ लीजिए। 28 का सी यानी 14 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 29 का, तो 29 का आप लोग को देखिए यहाँ आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से बनाया है कि 5 और 10 है तो इसमें 15 ऐड किया है। फिर यहाँ देखिए कि 15 जब गया है तो इसमें क्या किया है कि इसमें 10 और यहाँ पे ये जोड़ा है, यहाँ पे 15 और 10 जोड़ा है तो यहाँ आगे जाकर 25 हो गया है। और यहाँ पे 25 और 15 जोड़ेगा तो जाकर 40 हो जाएगा यहाँ पे, और 40 और यहाँ पे 25 ये जोड़ेगा तो जाकर के यहाँ 65 हो जाएगा। इसी तरह से जोड़ा गया है। चलिए आगे यहाँ 30 को देख लीजिए। 30 का आंसर 4 हो जाएगा। इसको भी सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। सोल्यूशन किया गया है और आप लोग देख लीजिए कि इसका आंसर 4 हो रहा था। और यहाँ पे रीजनिंग टाइप का है ये सब, तो यहाँ पे रीजनिंग में देख लीजिए और इसका यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका देख लेना कि मतलब कितने ये जो है ना ये बूंदों वाला जो है ये घूम रहा है तो कितने कितने को छोड़ छोड़ कर घूम रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ये घूमते घूमते जब यहाँ आएगा तो ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 32 को देखते हैं कि भारत 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुपात निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। तो सबसे कम आपको दमन व दीव का हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। देखिए दमन व दीव का लिंगानुपात 618 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी था। यहाँ देख लीजिए 1037 था यहाँ पे। और बिहार का लिंगानुपात देखिए कितना था, तो 918 था। और राज्य में हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात था राज्यों में देख लीजिएगा तो। और वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अभी इसको मिला दिया गया है और दमन और दीव और नगर हवेली को। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, यहाँ देखिए 1084 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए 33 का देखिए कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो आपको यूएई हो जाएगा, यूएई। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 34 का कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राज्य वंश के शासनकाल से संबंधित थे। तो आपको देखिए कुषाण से हो जाएंगे। चरक जो है देखिए पे कि चरक ग्रंथ चरक संहिता कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। और गुप्त वंश से संबंधित धन्वंतरी को चिकित्सा जगत का जनक कहा जाता है। और प्रसिद्ध चिकित्सा जीवक यहाँ बिंबिसार हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। सुश्रुत जो थे ये सुश्रुत संहिता का संबंध शल्य चिकित्सा और प्रस्तुति की व्यवहारिक समस्याओं से है। और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी और योग को महर्षि पतंजलि द्वारा लगभग 150 ईस्वी पूर्व में प्रतिपादित किया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे यह पतंजलि। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे होम्योपैथी के जनक की खोज एक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर हैनीमैन ने किया था। और इस चिकित्सा प्रणाली को यहाँ देखिए 1810 से 1839 के आसपास भारत में आरंभ किया गया था। यहाँ देख लेते हैं 35 को कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना यहाँ पे देखिए कि राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था, यहाँ देख लीजिए कि 1815 ईस्वी और अन्य स्रोत में 1814 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने प्रभावी जनमत तैयार कर आंदोलन चलाया। और इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में क्रूर प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे देखिए कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और इंग्लैंड में ब्रिस्टल में दिसंबर 1833 ईस्वी में इनकी देहांत हो गई। और राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। और ज्योतिबा फुले 24 सितंबर 1873 ईस्वी को मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 100 दिन हो जाएगा। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था। तो आपको हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा देखिए कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 23 में है और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 25 तक है और HIV और मलेरिया मुक्त यहाँ पे 2030 तक है। आगे यहाँ देख लीजिए कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो यह आपको संविधान के संशोधन में देखिए बराबर मतलब कि अधिकार है। यहाँ देख लीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके 2 सदन राज्यसभा उच्च और लोकसभा निम्न हो जाएगा और राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा के सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यह आपको 79 अनुच्छेद के तहत। 39 को देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको देखिए कि 1600 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे देख लीजिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ 1498 में हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1731 ईस्वी में हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री तो पुर्तगाली जो था कोचिंग में 1503 में और डच मसूलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज जो था मसूलीपट्टनम में 1611 में और डेनिश जो था ट्रावनकोर में 1620 में और फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। जो पहला जहाज आया था रेड ड्रैगन था। 40 को देख लेते हैं कि टोबा झील स्थित है। तो टोबा झील कहाँ है? यह सुमात्रा में है। सुमात्रा में है। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। और वीवा झील जापान के महत्वपूर्ण झील है और यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी जो है आपको सिनानो है। जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है और सू नहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। और विक्टोरिया झील जो है विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम स्थान पर सुपीरियर झील है। और यहाँ पे लोपनूर झील चीन के तामीम बेसिन में स्थित खारे पानी की झील है। बैकॉल झील रूस स्थित सबसे गहरी झील है और विश्व की सर्वाधिक खारे पानी का झील बांस झील है और यह आपको तुर्की में स्थित है। और भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा जो था लैक जो है पेंगोंग झील से गुजरती है। और कैस्पियन सागर एशिया यूरोप महाद्वीप की यहाँ पे देखिए कि विभाजक होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। 41 नंबर लिखिए 2 अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी देखिए कि 3/4 हो जाएगा। और यहाँ सोल्यूशन किया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद क्या होगा। तो 79 दिन के बाद आपको शुक्रवार आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से सोल्व किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 43 का कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होते हैं। तो एक पेड़ में हमेशा क्या होगा? हमेशा जड़ होगा, हमेशा जड़ रहेगा तभी पेड़ हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए 44 नंबर देख लीजिए कि ए द्वारा किसी काम को, यहाँ पर मैथ है, किसी काम को करने की गति जो है बी से अधिक है। यदि ए तथा बी किसी काम को मिलाकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उससे पूरा कर सकेगा। तो वह कर सकेगा 54 दिन में करेगा। और यहाँ पे देख लीजिए सोल्यूशन है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 45 का यहाँ पे सोल्व किया गया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 3/13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चित्र वाले ताश के यहाँ पे सोल्व कर दिया गया है 3/13। यहाँ पे 45 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए 46 को देखिए। 46 के यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। देख लीजिए कि BCQ डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका सोल्यूशन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं
47 को देख लीजिए, 47 को भी यहाँ पे आप लोग आंसर इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर 20 दिन हो जाएगा और इसका सोल्व किया हुआ है, तो इसे आप लोग वीडियो स्लो करके आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 48 का, तो 48 का आंसर ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 4800 ही होगा और इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 49 को देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, आकृति दिया गया है और इसी में से आंसर आपको ढूंढना है। तो यहाँ आपको आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे सेटल डी हो जाएगा। इसे देख लीजिए कि किस तरह से किया गया है, या सिर्फ घुमाया जा रहा है या तो पलटी किया जा रहा है, ये सब का। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका बनाया हुआ है, सोल्व किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि कम समय है इसलिए हम आप लोग वीडियो रोक रोक कर देख लीजिएगा। और हम यहाँ पे आपको 50 नंबर दिखा देते हैं आंसर इसका। तो 50 नंबर आंसर यहाँ सी हो जाएगा और इसका सोल्व किया हुआ यहाँ है, तो आप लोग देख लीजिए और वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा या वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बताने लग जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग रोक कर देखिएगा तो आप लोग के लिए बेटर हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 51 का आंसर आपको ये हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सोल्व किया हुआ है और यहाँ 52 का भी देख लीजिए आप लोग, 52 का आंसर आपको डी हो जाएगा। इसका भी आप लोग को सोल्व यहाँ किया हुआ है, देख लीजिए। 53 को देख लीजिए, 53 का देख लीजिए यहाँ पे, 53 का आंसर भी आपको यहाँ देखिए 10,000 है, ये हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए 54 का, 54 का आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 55 का, तो 55 का आंसर आपको भी सी हो जाएगा। आप लोग इसे वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा। यहाँ पे 56 को, अगर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिक से के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, मैरी क्यूरी हो जाएगा। मैरी क्यूरी को दिया गया है। और देख लीजिए कब कब दिया गया, यहाँ पे देखिए कि एक बार यहाँ पे 1903 में और एक बार दिया गया है 1911 ईस्वी में दिया गया है। भौतिक के नोबेल पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे 1903 में और यहाँ पे रसायन के क्षेत्र में आपको दिया गया 1911 में। संतावन को देखिए मूली एक रूपांतरित है, तो मूली जो है ना आपको जड़ है, मूली जो है जड़ है, जड़ का विकास जो है मूलांकुर से होता है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, तो विषाणु जनित कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एड्स हो जाएगा, विषाणु से होने वाला है। एड्स का यहाँ देखिए फुल फॉर्म दिया गया है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा और इस रोग के विषाणु का नाम HIV हो जाएगा। यहाँ देखिए 59 को, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक ही से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है, तो आपको गौरैया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 को, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो इसमें कौन हो जाएगा, देखिए वायु जो है पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कि वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है तथा जिसे नवीकृत किया जा सकता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, बायोडीजल, इथेनॉल, हाइड्रोजन ऊर्जा और इत्यादि, यह सबको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। 61 नंबर देखिए, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नाभिक का हीलियन नाभिकों में संलयन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 62 को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो देखिए रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और रिसाइकिल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वर्ष 1972 ईस्वी में 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में संपन्न हुआ और यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। 63 को देख लेते हैं, 63 का है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं, तो ये आपको जाने जाते हैं अनुवांशिक के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए कि मेंडल अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, मेंडल को अनुवांशिक का जनक। इन्होंने अपने प्रयोग मटर का पौधा चुना था प्रयोग के लिए। 64 को, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है, तो किसका होता है, सी हो जाएगा। देखिए
SO2 और NO2 से होता है, अम्लीय वर्षा होता है। यहाँ देख लेते हैं कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो आपको हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है। यहाँ देखिए हैबर विधि के अनुसार यदि यहाँ पे शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पे कस्टनर और लैनर विधि एवं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण शाल्वे विधि द्वारा किया जाता है। प्रमुख स्रोत देख लेते हैं उद्योग और उसके उत्प्रेरक। तो देखिए यहाँ पे अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण, और यहाँ पे वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में निकेल, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में यहाँ पे प्लैटिनम चूर्ण हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो जाएगा। 66 में कि आलू का कंद एक रूपांतरित है, तो आपको हो जाएगा तना हो जाएगा आलू का कंद। यहाँ पर देख लीजिए कि हल्दी अदरक है आदि प्रकंद का रूपांतरण है, प्याज सलकंद का उदाहरण है, और धनकंद यहाँ पे देख लीजिए जमी कंद अरबी हो जाएगा। और ताना जो पत्ती का रूप धारण कर लेते हैं उसे कैक्टस नागफनी कहते हैं। ताना जो कांटे का रूप धारण कर लेते हैं नींबू, बबूल, गुलाब, बैर आदि होते हैं। ताना जो प्रतान यहाँ पे प्रतान का रूप धारण कर लेता है जैसे कद्दू, खीरा, नेनुआ आदि हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम ऑक्साइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगी। तो कौन करेगा, यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए ऐसे वीडियो थोड़ा सा स्टॉप करके। यहाँ पे देख लेते हैं 69 का कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा। तो आपको हो जाएगा 4 डिग्री, कितना हो जाएगा 4 डिग्री पर पानी का घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 70 का देख लेते हैं। देखिए 70 का विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में क्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि 1.5 ppm हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज़्यादा होने पर यहाँ पे दंत क्षय तथा अस्थि अपंग संबंधी बीमारी हो सकती है। और पहाड़ी प्रदेशों में जल में यहाँ पे देखिए फ्लोराइड्स की मात्रा अधिक होती है। और WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे देख लेते हैं 71 को देखिए कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ देखिए कि यह ज्वरनाशक तथा पीड़कनाशक होते हैं। एस्पिरिन का सूत्र देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको C9H8O4 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 72 को देखिए कि कार्बोलिक अम्ल है। तो इसमें कार्बोलिक अम्ल देखिए यहाँ पे आपको C हो जाएगा, C6H5 और OH हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए। चलिए 73 को देखिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर यहाँ पे 1987 को हुआ था। और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और चार्ल्स फैब्री तथा हेनरी ब्यूसेन नामक वैज्ञानिक ने ओजोन परत की खोज की थी। और अटलांटिक के ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन, गार्डनर एवं सेंकलेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। चित्र को देखते कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। तो आपको देखिए C हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा।
और इसके बारे में देख लेते हैं कि रेटिना फोटोग्राफी की फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना पर वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक रॉड सेल होता है और एक कोन सेल होता है। यह जो है रॉड सेल यह प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करती है और कोन सेल होता है यह प्रकाश के रंग का निर्धारण करती है। आगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 75 का कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई हो जाएगा आपको देखिए जाति हो जाएगा। वर्गीकरण का आधारी यहाँ पे अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है और वर्गीकरण का जनक अरस्तु को तथा आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है और वर्गीकरण का आधार जीवों का लक्षण है। आगे यहाँ देख लेते हैं। देखिए पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपको, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि स्वेद ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक NaCl कुछ मात्रा में यूरिया NH2CO NH2 लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं और यह कुछ पदार्थों में उत्सर्जन में भी सहायता करते हैं और तैल ग्रंथीय सीबम द्वारा कुछ स्टेरोल हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थ का निष्कासन होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 77 को देखिए कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होता है। तो ये आपको सी हो जाएगा, सीरा में हो जाएगा। सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। रक्त परिवहन तंत्र देखिए फेफड़ा, फुसफुस, सीरा, बायां आलिंद और यहाँ देखिए बायां आलिंद और बायां निलय और देखिए फिर महाधमनी, फिर शरीर सीरा, दायां आलिंद और फिर दायां निलय, फुसफुस ध्वनि, फेफड़ा, यह प्रक्रिया जारी रहता है। आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो आपको ये हो जाएगा आयन मंडल में रेडियो संचार होता है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है और इसीलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ तो क्या होगा, यहाँ बढ़ जाएगा, दाब में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं सघन ताप समान होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाते हैं, दाब घटने पर क्वथनांक घट जाते हैं। 80 को देख लीजिए यहाँ पे कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो कैसा होता है यह देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा पृष्ठाधारी हो जाता है। और देखिए द्विपृष्ठाधारी पर्ण इस प्रकार की पर्ण संरचनाओं में स्तंभ ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं और इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर प्रकाश की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है और निचली सतह पर प्रकाश कम पड़ती है। यहाँ देख लेते हैं 81 नंबर देखते हैं। यहाँ 81 में है कि आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। तो आगम का यहाँ देख लीजिए कि ऑप्शन सी हो जाएगा, आना, ज्ञान और शास्त्र हो जाएगा। आगम शब्द के अनेकार्थ शब्द आगम, आना, ज्ञान और यहाँ पे शस्त्र हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो बसंत का नहीं हो जाएगा, देखिए कालानाथ जो हो जाएगा बसंत का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं कालानाथ का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। वसंत का पर्यायवाची शब्द ऋतुराज हो जाएगा, मधुमास हो जाएगा और सुकुमार हो जाएगा और माधव हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि मेदिनी जो है, बाकी पिनाक है, कोंडन है, यहाँ पे कोदंड हो जाएगा और शारंग हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 84 का, देखिए कि कौन सा विलोम शब्द युग और अनुपयुक्त है माने सही नहीं है। यहाँ पे देखिए अंतर और अंदर, यह जो है अनुपयुक्त है। देखिए अंतर अंदर यह विलोम शब्द उपयुक्त, युग्म अनुपयुक्त यानी गलत है।
अंदर का विलोम शब्द बाहर होता है और अंदर का अंतर यहाँ अंतर का शब्द वाह्य हो जाएगा। यहाँ देखिए अनुमोल, प्रतिलोम, सामीस और निरामिस और यहाँ आचार और अनाचार विलोम शब्द युग सब जो है आपको सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 85 को। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम होगा, तो अमित का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कि बी हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। और बाकी सब यहाँ देख लीजिए अमित शब्द का पर्यायवाची शब्द असीम हो जाएगा, वेहद हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, अधिक अत्यधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ देख लीजिए कुलांगर शब्द के उचित वाक्य का चयन कीजिए। तो कुलांगर में क्या हो जाएगा? 86 का ये हो जाएगा, ये अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कुलांगर कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 को। देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ आपको बी हो जाएगा, यहाँ पे वैमनस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैमनस्य हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 88 का। देखिए कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से सही आपको हो जाएगा परिणति हो जाएगा। 88 यहाँ 89 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। तो नाव का कौन नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा, बाकी नौका हो जाएगा, जलयान हो जाएगा, तारिणी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 90 का देखते हैं कि निम्नवर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। तो यहाँ पे आपको सही हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, वयस्क सही हो जाएगा। और 91 को देख लीजिए, 91 निम्नलिखित में से वक्त का विलोम होगा। तो यहाँ पे लुप्त हो जाएगा, वक्त का लुप्त हो जाएगा। 92 के देखिए गौरव शब्द का विलोम होगा। तो गौरव का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, लांधव हो जाएगा। और चेतन का विलोम जड़ हो जाएगा और यहाँ पे वीर का कायर हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 93 को। देखिए कि निम्नलिखित में से शंकर शब्द है। तो शंकर शब्द हो जाएगा आपको यहाँ देखिए रेलगाड़ी देख लीजिए, तो रेलगाड़ी हो जाएगा। शंकर शब्द ऐसे शब्द जो कि हिंदी और किसी अन्य भाषा के शब्द को मिलाकर बनाया गया है, जैसे रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, इसे शंकर शब्द कहते हैं। 94 कहते हैं कि किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है। तो सभी देवता का पर्यायवाची आपको यहाँ देख लीजिए कि ऑप्शन सी हो जाएगा, देव हो जाएगा, सूर, अमर हो जाएगा, यह सब देवता का आपको पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए शंकर के पर्यायवाची महादेव, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, हर, यहाँ पे भैरव, ये सब आपको शंकर का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 95 का कि उद्वर्तन शब्द जिसका तत्सम रूप है। तो जिसका तत्सम रूप यहाँ देखिए उबटन हो जाएगा, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और इसे पढ़ना है। इसे पढ़ करके यहाँ पे जब इसको पढ़िएगा सही से, तो इसका पढ़ करके आप लोग को यहाँ आंसर देना हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है 96 का है कि शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शोकाकुल का यहाँ देखिए शोक जोड़ आकुल हो जाएगा। और यहाँ देखिए लिच्छवियों को यहाँ पे भिक्षा पात्र समृद्धि स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था, तो वह गद्यांश में लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव था। और आगे यहाँ देख लेते हैं 98 को। देखिए कि तथागत का समानार्थी शब्द क्या है। तो तथागत का यहाँ देखिए बुद्ध हो जाएगा कि तथागत अपने शब्दों को अधिक चलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे। तो देखिए तथागत निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे, ऑप्शन ये हो जाएगा। और आगे यहाँ देख लेते हैं 100 को। देखिए कि तथागत और आनंद के बीच कौन सा रिश्ता था। तो यहाँ आपको बी हो जाएगा, तथागत और आनंद के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता था, गुरु शिष्य का रिश्ता था। तो चलिए समाप्त हुआ। नेक्स्ट आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। और देखिए थोड़ा सा कुछ इशू के वजह से आप लोग को PDF नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोग यह वीडियो देखिए।